जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का एक और मॉक टेस्ट एसएससी जीडी स्पेशल। और ये मॉक टेस्ट संख्या 3 है। इससे पहले मैंने 2 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, उनको आप देखिएगा। और इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है, हालांकि आपके जीडी में 20 आने हैं एग्जाम में, लेकिन मैंने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं एसएससी जीडी मॉक सेट नंबर 3। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें कहा गया निम्न में से किसे एथनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो एस्थेनोस्फीयर किसका नाम है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो पहले का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, एथनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी की हमारी 3 परतें होती हैं, एक फोटो दिखाता हूँ उसमें देखिएगा आप। दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी का मतलब एक फ़ोटो, उसमें आपके 3 सेक्टर दिखाए गए हैं पृथ्वी के। सबसे अंदर आपका ये दिख रहा होगा, आपका ये कोर सेक्टर है, आपका कोर सेक्टर। कोर के बाद में मेंटल, ये जो भाग है आपको मेंटल है आपका। उसके बाद में आपका क्रस्ट, ये भाग आपका क्रस्ट है, ऊपरी भाग क्रस्ट होता है। तो इसके बाद एक बार दोबारा देखें, सबसे ऊपर का भाग ये क्रस्ट है आपका। उसके बाद में ये मेंटल है आपके, ये वाला जो भाग है मेंटल है। और ये नीचे आपका कोर, ये वाला भाग। अब इसने पूछा कि एस्थेनोस्फीयर, आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। एस्थेनोस्फीयर कहाँ पर है, मेंटल का ऊपरी भाग ही तो है। मेंटल का ऊपरी भाग क्या है, एस्थेनोस्फीयर होता है। ये मेंटल है और इसके ऊपर का भाग है आपका एस्थेनोस्फीयर। आप याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कोर जोन है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका मेंटल है, और ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट जो होता है वो 0 से 100 किलोमीटर मोटा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। तो इसका सही जवाब होगा एस्थेनोस्फीयर, मेंटल के ऊपर का भाग होता है। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो कौन सा सही जवाब होगा इसका, ऑप्शन सी, मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, मतलब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें कंप्यूटर की, तो दोस्तों कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो संगणक होता है, ये आप याद रखिएगा, संगणक। और 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत का पहला कंप्यूटर कौन था सर जो भारत में बना था, वो था सिद्धार्थ। भारत में बनने वाला पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, बराकार नदी पर स्थित है तिलैया बांध। वेरी इंपॉर्टेंट, तिलैया बांध। दोस्तों दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना वर्ष 1948 में स्थापित की गई, और ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। दामोदर, दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। दोस्तों हम बात करें 2 भारतीय राज्यों के साथ साझा करने वाली झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बहती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो पूर्वी घाट के पर बहने वाली नदी है, वो झील है आपकी पुलिकट। और पुलिकट झील पर एक द्वीप भी स्थित है जो आपको याद रखना है, वो है हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश का है वो कौन सी झील पर है, तो हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, पुलिकट खारे पानी की झील है, ये भी आप याद रखिएगा। और पुलिकट के बारे में एक बिंदु ये है कि इसकी सीमा किससे लगती है, इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। अब यहाँ पे लिखा गया आपका कोलेरू झील। दोस्तों कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य बनती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच कौन सी झील बनेगी, कोलेरू झील। दोस्तों कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर, और गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। याद रखिएगा, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा को अर्धगंगा कहा जाता है, अर्धगंगा, और गोदावरी को
बूढ़ी गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा गोदावरी का नाम है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा है लोनार झील। दोस्तों लोनार झील भारत की एकमात्र झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी है। ये महाराष्ट्र में है, बुल्ढाना जिले में आती है, ये भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है लोनार झील, और ये एक ऐसी झील है जिसका पानी अम्लीय और क्षारीय दोनों है। अगला यहाँ पे लिखा गया है चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील ये उड़ीसा में है, और चिल्का झील इरावड्डी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन होती है इरावड्डी डॉल्फिन आपको चिल्का झील में मिलेगी। चिल्का झील जो है ये खारे पानी की झील है, और चिल्का झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये आप याद रखना, बहुत पूछा जाता है। महानदी डेल्टा के दक्षिण में कौन सी झील है, तो चिल्का झील। चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट बनी थी 1982 में। चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट बनी 1982 में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो चिल्का झील है, चिल्का झील पर एक पक्षी विहार है, नलवन पक्षी विहार। नलवन पक्षी विहार कहाँ पर है, तो चिल्का झील पर है नलवन पक्षी विहार, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो राज्यों के बीच बहने वाली झील है आपकी पुलिकट झील। ठीक है दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है, तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है, ये हमें बताना है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आती है पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी। दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं, दाचीगाम नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और किश्तवाड़ के साथ साथ आपको याद रखना सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये बहुत आएगा एग्जाम में। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के कुछ डांस हैं, जैसे रऊफ बहुत आता है एग्जाम में, हिकत भी बहुत आता है एग्जाम में। उसके बाद में आपका दुमहल भी बहुत आता है एग्जाम में, तो ये सारे डांस याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून में है, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में ही है। और यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क भी है, और यहाँ पे फूलों की घाटी या नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह है आपका उत्तराखंड में। और नंदा देवी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश लिखा गया, राजधानी शिमला है, और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है, यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र भी है। भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क याद रखना, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। सिंबलबरा नेशनल पार्क, सिंबलबरा भी बहुत आता है एग्जाम में, सिंबलबरा नेशनल पार्क। और खीरगंगा नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी है आपका हिमाचल प्रदेश में, ये भी आप याद रखें। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक जगह है तासीगंग, और तासीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है, याद रखना। तासीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र माना जाता है, पोलिंग बूथ है, ये हिमाचल के मंडी जिले में आता है। सिक्किम लिखा गया है, सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। 16 मई 1975 को भारत में नए राज्य के रूप में सिक्किम की स्थापना की गई। सिक्किम का नया साल है लूसूंग, सिक्किम का नया साल है लूसूंग, ये आप याद रखना। 2011 के अनुसार भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम है। और सिक्किम का एक डांस याद रखना, सिंघी छम, सिंघी छम, ये सिक्किम का डांस है, ये पूछा जाता है आपसे, सिंघी छम, ये आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, तो भू आवेष्टित कौन सा देश नहीं है हमें बताना है। दोस्तों दुनिया में जो लैंडलॉक कंट्री है इनकी संख्या आपकी 45, तो इनमें से कौन सा देश नहीं है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ब्राज़ील भू आवेष्टित देश नहीं है, बाकी सर्बिया, रवांडा और मालडोवा ये सारे लैंडलॉक कंट्री हैं, स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो चीन के साथ जो सीमा लगती है वो कितने राज्यों की लगती है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 5 राज्यों के साथ चीन की सीमा लगती है। एक बार मैप देखेंगे, दोस्तों मैप देखें कितने राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर से आते हैं तो पहले देखें आप अक्साई चीन वाला भाग, ये जो भाग है आपका अक्साई चीन। दोस्तों ये जो राज्य है वो है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर खैर अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्य था पहले, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है। अक्साई चीन वाला भाग ये है आपका। उसके बाद में ये आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश, तो ये जो चाइना का बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश से भी लगता है। नीचे ये आपका उत्तराखंड है, ये भी हिमाचल प्रदेश से सीमा लग रहा है, सॉरी
उत्तराखंड के साथ और हिमाचल के साथ और कश्मीर के साथ, ये चीन की सीमा लगती है। यहाँ आ जाए, एक छोटा सा देश राज्य है आपका, वो है आपका सिक्किम। सिक्किम की सीमा लगती है। और ये जो इतना बड़ा एरिया है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपका सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो कितने क्षेत्र हो गए, एक अरुणाचल प्रदेश, एक सिक्किम, एक उत्तराखंड, एक हिमाचल और एक जम्मू कश्मीर। तो 5 क्षेत्र ऐसे हैं भारत के जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों बांग्लादेश के बाद जो सबसे लंबी भारत की सीमा साझा होती है वो चीन के साथ ही होती है। तो प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा लग रही है, 5 राज्यों की। दोस्तों हम बात करें चीन की, तो इसकी राजधानी आपको याद रखनी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन की मुद्रा का नाम है युआन। और चीन में एक और मुद्रा चलती है जिसका नाम है रेनमिनबी। रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है, चीन की। चीन का एक मरुस्थल आप याद रखिएगा, तकला मकान। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है, तो चीन का मरुस्थल है तकला मकान। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है और इसे पिंग पोंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंग पोंग। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चीन की जो भाषा है वो है मंडारिन। और मंडारिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, मंडारिन भाषा। अगले प्रश्न की ओर। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? दोस्तों पुनासा जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। सही जवाब आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, पुनासा जलप्रपात। दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जबलपुर में एक झरना और बनाती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ये बहुत आता है एग्जाम में। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर बना है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में 2-3 बिंदु याद रखेंगे। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है तो जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है। और पन्ना की खाने भी बड़ी फेमस हैं, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पहली बार चीता बसाया गया है कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क, भारत में जो पहली बार चीता बसाया गया है वो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बसाया गया है। दोस्तों कर्नाटक लिखा गया है, कर्नाटक का, अच्छा मध्य प्रदेश का एक डांस याद रखिएगा मांच, एक और याद रखना जवार, एक और याद रखिएगा मटकी। ये सारे डांस मध्य प्रदेश के हैं, मटकी, जवार, मांच। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये बहुत आता है एग्जाम में, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये सारे राजस्थान के हैं, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और राजस्थान में एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं गणगौर मेला, गणगौर मेला, ये राजस्थान का ही है। राजस्थान के कुछ डांस भी आप याद रखें, कठपुतली डांस किया जाता है राजस्थान में, कठपुतली। उसके बाद में घूमर, घूमर राजस्थान का है। कालबेलिया डांस राजस्थान का है। गींदड़ राजस्थान का है। सुईसनी डांस राजस्थान का है। और गैर डांस कहाँ पे किया जाता है, तो गैर डांस राजस्थान का ही डांस है, ये आप याद रखिएगा। गैर भी किस राज्य का डांस है, राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में एक जगह जैसलमेर, और जैसलमेर को मरुस्थल की रानी कहा जाता है। याद रखना, मरुस्थल की रानी किसे कहा गया है, जैसलमेर। राजस्थान में आपको मिलेगा थार का मरुस्थल। अरावली की श्रेणी राजस्थान में मुख्य फैली हुई है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ये राजस्थान में ही है। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार में है। ठीक है दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का डांस है यक्षगान, भूताकोला कर्नाटक में ही किया जाता है, यक्षगान, भूताकोला। उसके बाद में ढोलू कुनीथा कर्नाटक का ही डांस है, ढोलू कुनीथा। ठीक है दोस्तों, और इससे भी इम्पोर्टेंट मैं बता दूं आपको, इसकी एक भाषा है तुलु भाषा। भारत के किस राज्य में तुलु भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में। कर्नाटक की एक जनजाति न्यूज़ में है, और इसको याद रखिएगा, बेट्टा कुरुबा। बेट्टा कुरुबा जनजाति ये भारत के किस राज्य में है, तो बेट्टा कुरुबा कर्नाटक की जनजाति है, ये भी आप याद रखें। चंदन के वन कर्नाटक में मिलते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक का एक और शहर इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मैसूर, और मैसूर में भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र भी है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल किस राज्य में, कर्नाटक में। वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक। कर्नाटक में खान भी है, कोलार की खान, और कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है।
सोना। इसी के ऊपर एक मूवी बनी थी KGF मूवी, कोलार गोल्ड फील्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, रॉडन के द्वारा दिया गया है। रॉडन ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में। याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो भारत में बना वो कौन सी समिति की सिफारिश पर बना था? वो था आपका भंडारी समिति। भंडारी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना था। 2 अक्टूबर 1975। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हुई थी, MBD में हुई थी, अपना जिला मुरादाबाद, और उसी में हुई थी इसकी स्थापना। ये आप याद रखिएगा। और प्रथमा बैंक का जो मुख्यालय है वो है आपका रामगंगा बिहार में। जो मुरादाबाद में मुख्यालय है वो रामगंगा बिहार में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो 2 अक्टूबर 1975 भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना था प्रथमा बैंक। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो वो समिति थी आपकी भंडारी समिति। दोस्तों शिवरमन समिति लिखी गई है और शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई। दोस्तों भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं आज के समय? तो याद रखना भारत में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। और राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए जो रेगुलेशन का काम करता है वो कौन करता है? वो RBI करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी नियम बनाकर देगा RBI। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ये कौन से अखबार से जुड़े हैं? तो इनका एक अखबार है जिसका नाम है केसरी। केसरी दोस्तों ये मराठी भाषा में छपता था, ये आप याद रखना, मराठी भाषा। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। और बाल गंगाधर तिलक को कहा गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। और बाल गंगाधर तिलक की एक किताब भी है गीता रहस्य, बहुत आती है एग्जाम में। गीता रहस्य किसकी किताब है? बाल गंगाधर तिलक। और इनकी ही एक किताब है द ओरियन। द ओरियन ये बाल गंगाधर तिलक की किताब है, ये भी आप याद रखिएगा। तिलक की मृत्यु कब हुई थी? जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, तो 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई थी, असहयोग आंदोलन शुरू करने के दिन। क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 12 में तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? दोस्तों तत्वबोधिनी एक पत्रिका भी है और तत्वबोधिनी एक सभा भी है। तो इसके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों 16 अगस्त 1843 को तत्वबोधिनी सभा जो मतलब पत्रिका थी ये शुरू की गई। और ये बंगाली भाषा की एक पत्रिका थी जिसने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया था। बंगाली समाचार पत्र था तत्वबोधिनी सभा। यहाँ पे लिखा गया आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? INC के पहले अध्यक्ष तो वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब 1885 में बम्बई में पहली बार कांग्रेस का सेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? WC बनर्जी। अगला दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन। और दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई किताब है। दोस्तों नौरोजी जो हैं इन्होंने कांग्रेस में स्वराज शब्द को ईजाद किया था। कांग्रेस की ओर से सबसे पहले स्वराज शब्द किसने दिया? नौरोजी ने। और 1892 में ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन जो वहाँ का निम्न सदन है उसके सदस्य भी बने थे, लिबरल पार्टी की ओर से चुनाव जीतकर। लिबरल पार्टी की ओर से चुनाव जीता था, ये भी आप याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? दोस्तों कांग्रेस का कौन सा सेशन था जब खादी वस्त्रों को अनिवार्य कर दिया गया? 13 का सही जवाब होगा आपका गुवाहाटी अधिवेशन 1926।
गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में कांग्रेस के सदस्यों को खादी के वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। कानपुर सेशन हुआ था 1925 में, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। और 1925 में पहली बार कोई भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो भारतीय थी और वो अध्यक्ष बनी वो है सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर सेशन। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। अगला इसमें लिखा गया है कलकत्ता सेशन। दोस्तों कलकत्ता में 1896 में कलकत्ता सेशन हुआ एक, और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम, ये भी आप याद रखेंगे, वंदे मातरम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। याद रखिएगा, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो पहली बार जो हमने संशोधन हुआ हमारे संविधान में वो कब हुआ था दोस्तों? 1951 में पहली बार संशोधन विधेयक लाया गया था। और इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हमने कौन सी प्रथा को खत्म किया? तो भारत में जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। जमींदारी प्रथा, और जमींदारी प्रथा को खत्म करने के साथ साथ हमने संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े? तो वो जोड़े थे हमने अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B। पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B जोड़े गए। और कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची ये भारत में भूमि सुधार के लिए जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची, ये भी आप याद रखें। 8 अनुसूची थी, 9वीं जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 11वीं जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 12वीं जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो वर्तमान में कितनी अनुसूची है? वो है आपकी 12 अनुसूची। दोस्तों हम बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में लिखी गई है, भाग 20। और कौन से देश से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है? दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, तीनों के नाम लिख के बताइएगा। इसकी मुद्रा आपको मैं बता देता हूँ, वो है आपके रैंड। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी कौन सी हैं? अगली प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 15। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? दोस्तों इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है बी डी सावरकर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बी डी सावरकर। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो सावरकर है इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना भी की थी। महाराष्ट्र में जन्म हुआ था इनका, अभिनव भारत समाज। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बी डी सावरकर। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है बनावली, वो किस राज्य में है? 16 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में ही सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो भारतीय क्षेत्र में है, वो है राखीगढ़ी। हिसार में आता है राखीगढ़ी, और ये भारत के अंदर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है एरिया वाइज। तो आप याद रखें हरियाणा। दोस्तों हरियाणा का एक डांस याद रखिएगा, लूर। हरियाणा का डांस लूर। उसके बाद में हरियाणा में धमाल भी किया जाता है, धमाल, ये भी पूछा जा सकता है। गुग्गा कहाँ का डांस है? ये भी हरियाणा का डांस है। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता जो थी ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये भी आप याद रखिएगा। कांसा युगीन सभ्यता है सिंधु सभ्यता, और ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यता भी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार किस में हुआ? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पर स्थित है? तो दोस्तों छोटा नागपुर में स्थित है रांची। क्या आपको पता है कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नेतरहाट। झारखंड में एक जगह है नेतरहाट, इसे छोटे नागपुर की रानी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर का पठार बिहार में है, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में मेनली देखने को मिलेगा, तो ये आप याद रखिएगा। नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। उसमें इसके बाद में लिखा गया है भिलाई। भिलाई को द स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग भिलाई को कहा जाता है, ये आप याद रखें। आसनसोल ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले लोग हैं हिंद यूनानी लोग। दोस्तों हम सिक्के की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है न्यूमिस्मैटिक ये सिक्कों का अध्ययन होता है। न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुषाण वंश का एक राजा है, कुषाण वंश का राजा कनिष्क, और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। 78 AD में शक संवत की शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे इसके बारे में।
कनिष्क कुषाण वंश का राजा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये 2000 से लेकर 2007 तक चली थी। 2000 से लेकर 2007 तक चली, 7 नहीं सॉरी 5 तक चली। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना आप याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो कितने साल तक चली है? 4 साल तक। 1974 से 1978 तक चली 5वीं पंचवर्षीय योजना। मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको 4 साल तक ही बंद कर दिया था। उसके बाद में आपका लिखा गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये भी आप याद रखना, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? 5वीं। 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आप याद रखिएगा जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के लिए 1982 में क्या बना था? वो बना था आपका नाबार्ड। अच्छा, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? 1980 से 1985। याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य कौन सा नहीं है इसके अनुसार? खाद्यान्न का वितरण है, खाद्यान्नों का रखरखाव बिल्कुल है, खाद्यान्नों की खरीद, लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात भारत में जो खाद्यान्न प्रबंधन है इसका उद्देश्य नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था 2013 में। याद रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने से संबंधित है? तो ब्रह्मसूत्र जो पुस्तक है ये कौन से संप्रदाय की है? इसका सही जवाब होगा आपका वैष्णव। जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तो ब्रह्मसूत्र किसने लिखी थी वैसे? तो बदरायण ने। ब्रह्मसूत्र को लिखने वाला व्यक्ति है बदरायण। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। दोस्तों, दक्षिण भारत में जो लोग विष्णु को मानते हैं वो अलवार बोलते हैं उनको, अलवार। तो याद रखना, दक्षिण भारत के अलवार संत किससे संबंधित हैं? वैष्णव संत। और एक वैष्णव संत हैं आपके शंकर देव। वैष्णव संत हैं शंकर देव। शंकर देव ने एक क्लासिकल डांस शुरू किया था भारत में, सतरिया। सतरिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है शंकर देव को। वैष्णव संत शंकर देव। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन संख्या 23 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया? दोस्तों, सेना के लिए जो नगद वेतन देने की प्रणाली थी, स्थायी सेना रखना और सैनिकों के हुलिया लिखना, घोड़े पे स्टैंपिंग करवाना, ये सारे काम किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। 23 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बचपन का नाम है अली गुरसब, अली गुरसब। और इसने सिकंदर एहसानी की उपाधि भी धारण की थी। दूसरा सिकंदर कहता था अपने आप को। तो सिकंदर एहसानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। और ये कहता था कि एक राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा बनने के लिए योग्यता होनी जरूरी है, किनशिप नो किनशिप, वो इसी की लाइन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया, रानी पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह। पद्मावत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी, और 3 इसमें करेक्टर हैं, खिलजी, पद्मावती और राणा रतन सिंह। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखा गया है, तो याद रखेंगे इसके बारे में। इसमें लिखा गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का शुभारंभ किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा शुरू करने वाला जो राजा है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके शासनकाल में एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। मोरक्को से आया था, अफ्रीका से, इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने ग्रंथ लिखा था रेहला ग्रंथ। अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? 24 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जॉन मथाई। जॉन मथाई थे आपके उद्योग मंत्री। दोस्तों, कैबिनेट मिशन ये 1946 में भारत में आया था, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, और वो 3 सदस्य कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर थे और पैंथिक लॉरेंस थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो ये हमें बताना कि कौन सा ऐसा अधिनियम था। तो 25 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका
भारत शासन अधिनियम 1919 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार महिलाओं को मत अधिकार दिया गया था। याद रखिएगा किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत अधिकार की बात की गई, तो वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। और पहली बार भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन 1919 की विशेषता है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, जो उत्तरदायी सरकार है इसकी बात भी की गई 1919 के अधिनियम में। उत्तरदायी सरकार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, तो ये आप याद रखिएगा। महिलाओं को मताधिकार, प्रांतों में द्वैध शासन, उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में। दोस्तों आपको बताना है कि 1892 के द्वारा क्या मुख्य प्रावधान किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद में आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13। दोस्तों ये 13 में नहीं है, 14 में है। ये 13 में नहीं है, 14 में, तो यही आपका गलत है। आपात उपबंध 18 में, ये बिल्कुल सही है। कितने भाग है संविधान में? 22 भाग है। ठीक है दोस्तों, 22 भाग है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया? दोस्तों स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये जो नारा था ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है ये शब्द। दोस्तों ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, संसदीय प्रणाली सारी ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता। और उसके साथ साथ में जो रिट की व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली। विधि का शासन हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन ये भी हमने ब्रिटेन से लिया, याद रखिएगा। जर्मनी की बात करें तो आपातकालीन उपबंध वित्तीय आपातकाल को छोड़कर वो जर्मनी से लिए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। दोस्तों फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, ये आप याद रखिएगा। और पेरिस सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में आते हैं? फ्रांस में। फ्रांस में दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन आते हैं। अच्छा, भारत में कोई ऐसा क्षेत्र जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश था? हाँ, पांडिचेरी। पांडिचेरी जो था ये फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया? वो अमेरिका से लिया गया है। विचार अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का जो उल्लेख है वो हमने कहाँ से लिया? वो रूस से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोक नियोजन में अफसर की समानता, लोक नियोजन में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो ये हमें बताना है। तो 28 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 में लिखी गई है लोक नियोजन में अफसर की समानता। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि आप किसी व्यक्ति के लिंग, जाति, रंग, रूप, मूल वंश और जन्मस्थान आदि के इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। और अनुच्छेद 21 राइट टू प्राइवेसी या जीवन का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ये हमें बताना है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 29 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की बाध्यता खत्म कर दी गई। राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा क्या हुआ था दोस्तों? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। पहला आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा डॉल्फिन जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गंगैटिका को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और ये 2009 में 5 अक्टूबर 2009 को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव बनाई गई थी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और गंगा डॉल्फिन स्तनधारी है, गंगा डॉल्फिन स्तनधारी है। डॉल्फिन अपने मार्ग का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगें छोड़ती है? पराश्रव्य तरंगें छोड़ती है, पराश्रव्य तरंगें डॉल्फिन छोड़ती है, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न आज का। अच्छा, आप एक चीज़ और याद रखिएगा, 2010 में हाथी भारत का विरासत पशु बना था। 2010 में हाथी को भारत का विरासत पशु बनाया गया था,
ये आप याद रखेंगे। और 2010 में जो रुपये का प्रतीक है ये वाला आपका, ये भी अपनाया गया था। रुपये का प्रतीक ये अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पहले स्थान पर आएगा? तो 31 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर राज्यों के राज्यपाल। तो ये होगा आपका राज्यों के राज्यपाल। वरीयता क्रम में ये आपके पहले स्थान पे आएंगे इन ऑप्शनों के अनुसार। वैसे राष्ट्रपति आता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।